आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम द पावर ऑफ हैबिट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सुबह जब आप नींद से जगे, आपने सबसे पहले क्या किया? लपक कर शावर के नीचे चले गए, ईमेल चेक किया, या किचन काउंटर से एक डोनट उठा लिया? आपने नहाने से पहले दांतों को ब्रश किया या बाद में? काम पर किस रास्ते से ड्राइव करते हुए गए? जब आप घर लौटे तब क्या आपने स्नीकर्स पहना और दौड़ने निकल पड़े, या अपने लिए एक ड्रिंक ग्लास में डाला और टीवी के सामने डिनर के लिए बैठ गए? विलियम जेम्स ने 1892 में लिखा था, हमारा पूरा जीवन, जब तक यह एक निश्चित आकार में है, आदतों का पुंज है। हर दिन किए गए चुनाव हमें सोच समझ कर लिए गए निर्णयों के परिणाम लग सकते हैं, पर वे हैं नहीं, वे आदतें हैं। और हालांकि हर आदत का अपने आप में कुछ मायने नहीं होता, समय के साथ हम किस खाने का ऑर्डर देते हैं, बचत करते हैं या खर्च करते हैं, कितने अक्सर कसरत करते हैं, और जिस तरह हम अपनी सोचों और काम की रूटीन को संवारते हैं, इनका हमारे स्वास्थ्य, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रसन्नता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2006 में प्रकाशित किए गए ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर के पेपर ने पाया कि लोगों द्वारा किए गए 40% कार्य वास्तव में निर्णय नहीं थे, बल्कि आदतें थीं। अरस्तु से लेकर ओपरा तक अनगिनत औरों की तरह जेम्स ने अपना अधिकांश जीवन यह समझने में बिता दिया कि आखिर आदतें होती क्यों हैं। परंतु केवल विगत 2 दशकों में वैज्ञानिकों और मार्केटरों और ने वास्तव में यह समझना शुरू किया है कि आदतें कैसे काम करती हैं, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कि यह बदलती कैसे हैं। किसी समय बिंदु पर हम सभी ने सोच समझ कर निश्चय किया था कि कितना खाना खाएं, या जब हम ऑफिस पहुंचे तो फोकस कैसे करें, कितनी बार ड्रिंक लें और दौड़ने कब जाएं। तब हमने चुनाव करना बंद कर दिया और व्यवहार सहज हो गया। यह हमारी न्यूरोलॉजी का स्वाभाविक परिणाम है, और इसे समझते हुए कि यह कैसे होता है, आप जिसे भी पसंद करते हैं उन पैटर्न्स को फिर से बना सकते हैं। जिस बिल्डिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ब्रेन और कॉग्निटिव साइंसेज का विभाग है, उसमें लेबोरेटरीज भी हैं जो यूं ही ताकने वालों को सर्जिकल थिएटर्स के गुड़ियाघर संस्करण दिखाई दे सकते हैं। उसमें रोबोटिक बाहों से लगी 1/4 इंच से भी छोटे स्कैल्पल्स, ड्रिल्स, नन्ही आरियां हैं। ऑपरेटिंग टेबल्स भी छोटे छोटे हैं, जैसे बच्चों की साइज के सर्जन्स के लिए बनाए गए हों। इन लैबोरेटरीज के अंदर बेहोश किए गए चूहों की खोपड़ियां काटते हैं और उनके अंदर नन्हे सेंसर्स इम्प्लांट करते हैं जो उनके दिमागों के अंदर छोटे से छोटे बदलावों को रिकॉर्ड करती हैं। यह लैबोरेटरीज आदत बनाने के विज्ञान में नीरव क्रांति का एपिसेंटर बन गई हैं, और उनमें किए जाने वाले प्रयोग इसकी व्याख्या करते हैं कि हम दैनिक जीवन के लिए आवश्यक आचरणों का विकास कैसे करते हैं। लैबोरेटरीज के चूहे हमारे दिमागों में चलने वाली उन जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं जब हम दांतों को ब्रश करना या ड्राइवे सा कार बैक करते हुए कार निकालने जैसा कोई साधारण काम करते हैं। खोपड़ी के केंद्र की ओर गोल्फ की गेंद की साइज का टिश्यू पिंड होता है, जिनके समान पिंड आप मछलियों, सरीसृपों या स्तनपाइयों के सिरों में भी पा सकते। यह अंडाकार कोशिका पुंज बेसल गैंग्लिया है, जिसे वैज्ञानिक वर्षों तक अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे, केवल उन संदेहों के सिवा कि पार्किंसंस जैसे रोगों में इसकी कोई भूमिका होती है। 1990 के दशक के शुरू में मिट के शोधकर्ताओं ने सोचना शुरू किया बेसल गैंग्लिया आदतों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने लक्ष्य किया कि घायल बेसल गैंग्लिया वाले प्राणियों को भूल भुलैया से होकर दौड़ने तथा फूड कंटेनर्स को खोलना याद रखने में समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने नई माइक्रो टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए प्रयोग करने का निर्णय किया, जिनसे वे उन सूक्ष्म विवरणों का निरीक्षण कर सकते थे जो दर्जनों रूटीन कार्य करते समय चूहों के दिमाग में चल रहे होते हैं। अंत में प्रत्येक प्राणी को एक टी आकार की भूल भुलैया में रखा गया, जिसके एक सिरे पर चॉकलेट रखी गई थी। भूल भुलैया का ढांचा इस तरह बनाया गया था जिससे चूहे का स्थान एक पार्टीशन के पीछे था जो एक जोरदार क्लिक की आवाज किए जाने पर खुलता था। पहले पहल जब वो क्लिक की आवाज सुनता और पार्टीशन को गायब होते देखता, तब यह साधारणतः केंद्रीय गलियारे में कोनों को सूंघता और दीवारों को नचोड़ता हुआ आगे पीछे घूमता फिरता था। लगता था कि उसे चॉकलेट की सुगंध मिल रही थी, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे कैसे ढूंढ निकाले। जब यह टी के शीर्ष पर पहुंचता, तब यह चॉकलेट से दूर दाहिने मुड़ता और तब कभी कभी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के रुककर बाईं ओर निकल जाता। अंत में अधिकांश प्राणियों को इनाम मिल जाता था, परंतु उनके भटकाव में कोई प्रत्यक्ष पैटर्न नहीं था। लगता था कि हर चूहा फुर्सत से बिना सोचे विचारे टहल रहा था। फिर भी चूहों के सिरों की जांच एक अलग कहानी कहती थी। जब प्रत्येक प्राणी भूल भुलैया से में भटक रहा था, उसका दिमाग और विशेष रूप से उसका बेसल गैंग्लिया जल्दबाजी से काम कर रहा था। हर बार जब कोई चूहा हवा सूंघता या दीवार नचोड़ता, इसका दिमाग एक्टिविटी से विस्फोट करता, मानो वो प्रत्येक गंध, दृश्य और आवाज की एनालिसिस कर रहा हो। अपने पूरे भटकाव के दौरान चूहा सूचना प्रोसेसिंग कर रहा था।
सैकड़ों बार एक ही रास्ते चलते हुए इसके दिमाग की एक्टिविटी कैसी बदलती थी, इसका निरीक्षण करते हुए वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। चूहों ने के सूंघना और गलत मोड़ लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे बदलावों की एक सीरीज उभर आई। इसके बदले वे भूल भुलैया से होकर तेजी से और भी तेजी से निकलने लगे और उनके दिमागों में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। जैसे जैसे हर चूहा भूल भुलैया से रास्ता ढूंढकर निकलना सीखता गया, उसकी मानसिक एक्टिविटी कम होती गई। जैसे जैसे रास्ता अधिक से अधिक सहज होता गया, हर चूहे ने कम और भी कम सोचना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे पहले कई बार जब चूहे ने भूल भुलैया में रास्ते की तलाश की, तब इसके दिमाग को नई सूचना को समझने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाकर काम करना पड़ता। परंतु कुछ दिनों तक उसी एक रास्ते पर चलते रहने के बाद चूहे को दीवार खसोटने या हवा सूंघने की अब और आवश्यकता नहीं रह गई और इसलिए खसोटने और सूंघने से संबंधित दिमागी एक्टिविटी समाप्त हो गई। इसे मुड़ने के लिए दिशा चुनने की दरकार नहीं रह गई, इसलिए दिमाग के निर्णय लेने वाले केंद्र शांत हो गए। चूहे ने भूल भुलैया से होकर दौड़कर निकल जाना इस हद तक अपना लिया था कि इसे सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं रह गई थी। परंतु दिमागी निरीक्षणों ने सूचित किया कि अपनाना बेसल गैंग्लिया पर निर्भर करता था। जैसे जैसे चूहा अपनी दौड़ने की गति बढ़ाता गया, लगता था कि यह नन्हे न्यूरोलॉजिकल ढांचे हावी हो गए हैं और दिमाग कम से कम काम कर रहा है। पैटर्न्स याद रखने तथा उन पर काम करने के केंद्र में बेसल गैंग्लिया था। दूसरे शब्दों में, जब बाकी दिमाग सोने चला जाता, तब बेसल गैंग्लिया आदतों को संग्रह करता। यह प्रोसेस जिसमें दिमाग एक्टिविटीज की किसी चेन को एक सहज रूटीन में बदल लेता है, चेकिंग के रूप में जाना जाता है और इसकी जड़ें इसमें है कि आदतें कैसे बनती हैं। आचरण चंक्स यदि सैकड़ों नहीं तो दर्जनों हैं जिन पर हम रोज निर्भर करते हैं। इनमें कुछ सरल हैं। मुंह में लगाने के पहले आप ब्रश पर सहजता के साथ टूथपेस्ट डाल लेते हैं। ऐसे ही कुछ, जैसे कपड़ा पहनना हुआ या बच्चों के लिए लंच बनाना, अधिक जटिल हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आदतें उभर आती हैं क्योंकि दिमाग प्रयास से बचने के लिए लगातार उपाय ढूंढता है। यदि इसे अपने आप पर छोड़ दिया जाए, तब दिमाग लगभग किसी भी रूटीन को आदत में ढालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आदतें हमारे दिमागों को अधिक अक्सर भटकने की परमिशन देती हैं। प्रयास से बचने की प्रवृत्ति बहुत फायदेमंद है। एक एफिशिएंट दिमाग हमें टहलने तथा क्या खाएं इसे चुनने जैसे बेसिक आचरणों के बारे में लगातार सोचना बंद करने की परमिशन देता है, जिससे हम भालों, सिंचाई सिस्टम्स और अंत में हवाई जहाज या वीडियो गेम्स आविष्कार करने में मानसिक ऊर्जा समर्पित कर सकें। हमारे दिमागों में होने वाली यह प्रक्रिया एक 3 ठहरावों का फंदा है। पहला एक क्यू एक ट्रिगर है जो आपके दिमाग को सहज में जाने के लिए कहता है और यह कि किस आदत का उपयोग करें। तब यह रूटीन है जो एक शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकती है। अंत में एक रिवार्ड है जो आपके दिमाग को यह समझने में सहायता करता है कि भविष्य के लिए कौन सा फंदा याद रखे जाने लायक है। समय के साथ यह फंदा क्यू रूटीन रिवार्ड अधिक सहज हो जाता है। क्यू और रिवार्ड आपस में गुंथ जाते हैं जब तक प्रत्याशा और ललक का एक शक्तिशाली भाव उभर कर नहीं आ जाता। अंत में एक आदत जन्म लेती है। आदतें कोई विधाता का विधान नहीं है। आदतों की अनदेखी की जा सकती है, बदला जा सकता है या पलटा जा सकता है, परंतु वह कारण जिसके लिए आदत के फंदे का आविष्कार इतना महत्वपूर्ण है, यह है कि यह एक बेसिक सच्चाई से पर्दा हटाती है। जब कोई आदत उभरती है, तब दिमाग निर्णय लेने में भाग लेना पूरी तरह से बंद कर देता है। यह उतना परिश्रम करना बंद कर देता है या अपने फोकस को दूसरे कार्यों पर मोड़ देता है। इसलिए जब तक आप जानबूझकर किसी आदत से लड़ाई नहीं करते, जब तक आप नई रूटीनें नहीं ढूंढ लोते, यह पैटर्न सहजता के साथ खुलेगा। मिट के एक वैज्ञानिक एन ग्रेबियल के अनुसार, जो बेसल गैंग्लिया के कई प्रयोगों का निरीक्षण कर रही थी, आदतें वास्तव में कभी भी गायब नहीं होती। वे हमारी दिमागी ढांचे में एंकोडेड हो जाती हैं। समस्या यह है कि आपका दिमाग अच्छी और बुरी आदतों में अंतर नहीं बता सकता। इसलिए यदि आपकी आदत बुरी है, यह वहां सही क्यूज और रिवॉर्ड्स की प्रतीक्षा करता हुआ हमेशा घात लगाए रहता है। आदतों के फंदों के बिना दैनिक जीवन की जरा सी बात से घबराकर हमारे दिमाग बंद हो जाएंगे। 1900 के शतक के आरंभ में एक दिन क्लाउड सी हॉपकिंस नामक एक प्रख्यात अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के पास कोई पुराना मित्र एक बिजनेस आइडिया लेकर आया। उस मित्र ने बताया कि उसने एक अद्भुत प्रोडक्ट का आविष्कार किया था और पूरी तरह से आश्वस्त था कि वो बहुत चलेगा। यह एक मिंटी झागदार मिश्रण एक टूथपेस्ट था जिसका नाम उसने पेप्सोडेंट रखा था। उसने कहा कि यह उद्यम बहुत बड़ा होने वाला था, केवल यदि हॉपकिंस एक राष्ट्रीय प्रचार प्रसार कैंपेन डिजाइन करने में सहायता करने के लिए राजी हो जाए। उस समय हॉपकिंस एक तेजी से विकसित होते उद्योग का कर्णधार था जिसका केवल कुछ दशक पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। विज्ञापन
उसने पहले अज्ञात रह चुके दर्जनों प्रोडक्ट्स जैसे क्वेकर ओट्स, गुडेयर टायर्स, बिसेल कारपेट स्वीपर, वैन कैंप्स, पोर्क एंड बीन्स को गृहस्थियों में अविरल प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं में बदल दिया था। और इस प्रोसेस में उसने खुद को इतना धनी बना लिया था कि उसकी आत्मकथा माई लाइफ इन एडवर्टाइजिंग, जिसमें अधिक पैसे खर्च करने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करने में कई चैप्टर समर्पित किए गए थे, सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई थी। हॉपकिंस के नियम हॉपकिंस के द्वारा स्वयं निकाले गए उन नियमों की सीरीज के लिए प्रसिद्ध है जो यह समझाते हैं कि ग्राहकों में नई आदतें कैसे डाली जाएं। यह नियम उद्योगों को ट्रांसफॉर्म कर देते थे और अंत में मार्केटिंग करने वालों, शिक्षा सुधारकों, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स, राजनीतिकों तथा सोर्स के बीच पारंपरिक ज्ञान बन गए थे। जब उसका मित्र हॉपकिंस के पास पेप्सोडेंट लेकर आया तो उस विज्ञापन वाले व्यक्ति ने केवल हल्की रुचि दिखाई की थी। इसमें कोई रहस्य नहीं था कि अमेरिकनों के दांतों का स्वास्थ्य भयानक गिरावट पर था। चूंकि जैसे जैसे यह देश अधिक धनवान होता गया, लोगों ने मीठे तथा प्रोसेस किए गए भोजनों को बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया था। जब सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए लोगों की सेना में भर्ती शुरू की, तब इतने रंगरूटों के दांत सड़े हुए थे कि अधिकारियों ने कहा दांतों की खराब हाइजीन सुरक्षा पर खतरा थी। फिर भी जैसे कि हॉपकिंस जानता था, टूथपेस्ट बेचना पैसों के मामले में आत्महत्या थी। समस्या यह थी कि शायद ही कोई टूथपेस्ट खरीदता था, क्योंकि इस देश की दांतों का समस्या के बावजूद बिरले ही कोई दांत ब्रश करता था। मैं अंत में कैंपेन का उत्तरदायित्व लेने के लिए राजी हो गया यदि वो स्टॉक के एक ब्लॉक पर मुझे 6 महीनों का ऑप्शन दे। हॉपकिंस ने लिखा था। वो मित्र राजी हो गया। पैसों के मामले में यह हॉपकिंस के जीवन का सबसे समझदारी भरा निर्णय साबित होने वाला था। साझेदारी के 5 वर्षों के अंदर हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट को पृथ्वी पर सबसे अधिक जाने माने प्रोडक्ट्स में से एक बना दिया था और इस प्रोसेस में टूथब्रश करने की आदत बनाने में सहायता कर डाली, जो पूरे अमेरिका में चौंका देने वाली स्पीड से फैल गया। पेप्सोडेंट के पहले कैंपेन के 1 दशक बाद मतदान सर्वे करने वालों को ब्रश करना आधी से अधिक अमेरिकी जनसंख्या के लिए एक रिवाज बन गया था। हॉपकिंस ने दांत ब्रश करने की क्रिया को एक दैनिक एक्टिविटी में जमाने में सहायता की थी। बाद में हॉपकिंस ने गर्व के साथ कहा कि उसकी सफलता का रहस्य यह है कि उसने एक विशेष प्रकार के क्यू और रिवार्ड की खोज पाली है जो किसी विशेष आदत के लिए ईंधन का काम करता है। यह एक इतनी शक्तिशाली अल्केमी है कि आज भी वीडियो गेम्स डिजाइनरों, फूड कंपनियों, अस्पतालों और करोड़ों सेल्स कर्मियों द्वारा संसार भर में इसके बेसिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तब आखिरकार हॉपकिंस ने क्या था? उसने एक ललक की सृष्टि की थी, और जैसा कि प्रकट होता है, यही ललक आदत के फंदे को ताकत देती है। पेप्सोडेंट बेचने के लिए हॉपकिंस को एक ट्रिगर की आवश्यकता थी जो टूथपेस्ट के दैनंदिन उपयोग को जस्टिफाई करता। वो डेंटल टेक्स्ट बुक्स की एक थाक लेकर बैठ गया। उसने बाद में लिखा था कि इसे पढ़ना मुझे नीरस लगा, परंतु किसी पुस्तक में मुझे दांतों पर मयूसिनप्लेक्स का रेफरेंस मिला जिसे मैंने बाद में द फिल्म नाम दिया। इसने मुझे एक आकर्षक आइडिया दिया। मैंने निश्चय किया कि उस धूमिल फिल्म से निपटने के लिए इस टूथपेस्ट का विज्ञापन सुंदर बनाने वाले के रूप में किया जाए। दांत की फिल्म पर फोकस केंद्रित करते हुए हॉपकिंस इस तथ्य की अनदेखी कर रहा था कि वही फिल्म लोगों के दांतों को ढके रखती है और वह लोगों को परेशान करती नहीं लगती थी। टूथपेस्ट फिल्म को हटाने में सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं करता था। वास्तव में उस समय के एक चोटी के डेंटल रिसर्चर ने कहा था कि सभी टूथपेस्ट विशेष रूप से पेप्सोडेंट बेकार हैं, पर इस बात ने हॉपकिंस को अपनी खोज से लाभ उठाने से नहीं रोका। उसने निर्णय किया कि यहाँ एक क्यू है जो एक आदत को ट्रिगर कर सकता है। शीघ्र ही सभी नगर पेप्सोडेंट के विज्ञापनों से पट गए। इसमें मुस्कुराती हुई सुंदरियां दिखाई गई थीं और लिखा था, नोटिस कीजिए, चारों ओर कितने सुंदर दांत हैं। करोड़ों व्यक्ति दांतों को साफ करने के लिए एक नई पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। कोई महिला अपने दांतों पर गंदी फिल्म क्यों रहने देगी? पेप्सोडेंट इस फिल्म को हटाता है। इन अपीलों की झलक यह थी कि वे एक क्यू दांत के फिल्म पर निर्भर करते थे जो सबके लिए था और जिसकी अनदेखी करना असंभव था। प्रकट है कि किसी को अपने दांतों पर जीभ फिराने के लिए कहने पर संभव है कि वह अपने दांतों पर जीभ फेरे, और यदि उसने फेरा तो उसके लिए उन पर फिल्म का अनुभव करना संभव है। हॉपकिंस को एक क्यू मिल गया जो सरल था, युगों से था और ट्रिगर करने में इतना आसान था कि कोई भी विज्ञापन लोगों को सहज रूप से स्वीकार करने के लिए उकसाएगा। इसके अलावा, जैसे कि हॉपकिंस ने कल्पना की थी, वह रिवार्ड इससे भी अधिक मोहने वाला था। आखिर अधिक सुंदर होना कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि उसकी मुस्कान और भी सुंदर हो, विशेष रूप से जब इसके लिए केवल जल्दी से पेप्सोडेंट से ब्रश कर लेना है। तीसरे सप्ताह में मांगों का धमाका हो गया। पेप्सोडेंट के लिए इतने ऑर्डर आए कि कंपनी संभाल नहीं कर पाई।
एक दशक के अंदर पेप्सोडेंट संसार के सबसे अधिक बिकने वाले मालों में से एक था और 30 वर्ष से अधिक के लिए अमेरिका का सबसे अधिक बिकने वाला टूथपेस्ट बना रहा। पेप्सोडेंट के प्रकट होने से पहले केवल 7% अमेरिकनों के दवा के बक्सों में टूथपेस्ट की एक ट्यूब हुआ करती थी। हॉपकिंस के विज्ञापन अभियान के देशव्यापी हो जाने के एक दशक बाद यह संख्या उछलकर 65% हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक सेना ने अपने रंगरूटों के दांतों के बारे में चिंताओं में कटौती कर दी, क्योंकि इतने सारे सैनिक रोजाना दांतों को ब्रश कर रहे थे। कोई क्यों ढूंढिए, रिवॉर्ड्स डिफाइन कीजिए। हॉपकिंस ने कहा था कि उसकी कुंजी यही है कि उसने सही मानव मनोविज्ञान सीखा था। वो मनोविज्ञान 2 बेसिक नियमों पर खड़ा था। पहला, कोई सरल और प्रत्यक्ष क्यों ढूंढिए। दूसरा, रिवॉर्ड्स को स्पष्ट रूप से डिफाइन कीजिए। हॉपकिंस का दावा था कि यदि आप इन दोनों तत्वों को सही कर लेते हैं तब यह एक जादू के समान होगा। पेप्सोडेंट को देखिए, उसने एक क्यू की पहचान की, दांत की फिल्म और एक रिवाज सुंदर दांत जिसने करोड़ों को एक दैनिक रिवाज आरंभ करने के लिए अनुसरण किया था। आज भी हॉपकिंस के नियम मार्केटिंग टेक्स्ट बुक्स के मुख्य भाग हैं तथा करोड़ों विज्ञापन कैंपेन्स की नींव हैं। उस समय के टूथपेस्ट से अलग पेप्सोडेंट में साइट्रिक एसिड, उसके साथ साथ मिंट तेल की खुराकें तथा केमिकल्स होते थे। पेप्सोडेंट के इन्वेंटर ने इन अवयवों का उपयोग टूथपेस्ट का स्वाद ताज़ा बनाने के लिए किया था, परंतु उनका एक दूसरा अप्रत्याशित प्रभाव था। यह उत्तेजक हैं जो जीभ और मसूड़ों पर एक ठंडी सिहरन के पैदा करते हैं। जब पेप्सोडेंट ने बाजार में अपनी बढ़त बनाना शुरू किया तब प्रतियोगी कंपनियों के रिसर्चर यह समझने के लिए हाथापाई करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने पता किया कि ग्राहक कहते थे कि यदि वे पेप्सोडेंट का उपयोग करना भूल जाते थे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता था, क्योंकि उन्हें अपने मुंह में होने वाले वह ठंडी सिहरन याद आती थी। वे उस हल्की उत्तेजना एक्सपेक्ट करते उसके लिए ललकते थे। यदि यह नहीं होती तो उन्हें लगता कि उनके मुंह साफ नहीं हुए हैं। क्लाउड हॉपकिंस सुंदर दांत नहीं बेच रहा था, वह एक एहसास बेच रहा था। एक भी सिहरन के लिए ललकते। एक बार जब वे इसकी बराबरी सफाई से करते तब ब्रश करना एक आदत बन जाती थी। कंज्यूमर्स को किसी प्रकार के संकेत की आवश्यकता होती है कि कोई प्रोडक्ट कार्यकारी है, ट्रेसी सिंक्लेयर कहते हैं, जो ओरल बी और क्रेस्ट किड्स टूथपेस्ट के ब्रांड मैनेजर थे। हम टूथपेस्ट को किसी भी स्वाद का बना सकते हैं। सिहरन पैदा करने वाला टूथपेस्ट वह काम नहीं करता। यह केवल लोगों को विश्वास दिलाता है कि यह अपना काम कर रहा है। कोई भी अपनी आदतों को बनाने के लिए बेसिक फॉर्मूला का प्रयोग कर सकता है। क्या आप अधिक कसरत करना चाहते हैं? नींद खुलते ही जिम चले जाने जैसा कोई क्यू चुन लीजिए और प्रत्येक वर्कआउट के बाद चापलूसी जैसा कोई रिवार्ड भी चुन लीजिए। तब उस चापलूसी या एंड्रोफिन के दबाव के बारे में सोचिए जिसका आप अनुभव करते हैं। अपने आप को उस रिवार्ड की प्रत्याशा करने की परमिशन दीजिए। अंत में वह ललक आपके लिए प्रतिदिन जिम जाना तथा इसे समझना आसान बना देगा कि कैसे क्रेविंग कोई नई आदत बनाना अधिक आसान कर देता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। द पावर ऑफ हैबिट के नेक्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर।